आज का लेक्चर म्यूटेशन लॉ से संबंधित है। पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने म्यूटेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था और उसी क्रम में अब म्यूटेशन लॉ से संबंधित जितनी बातें होंगी वो सब के बारे में क्रमवार तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किए थे कि म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, पहले कैसे होता था, कब कानून बना, कुछ प्रारंभिक बातें उसमें कही गई है। आज उसी के बारे में विशेष चर्चा होगी कि म्यूटेशन कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पहले कौन सा कानून था, कैसे कैसे कानून बदला और आज क्या कानून है। तो ये एक लेक्चर या दो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, इसमें छोटा छोटा लेक्चर में आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे पहला बिंदु है जो लोग पूछते भी हैं कि म्यूटेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है और म्यूटेशन कराना क्यों जरूरी है और म्यूटेशन का आधार क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम मान लिए कि म्यूटेशन कराना चाहते हैं तो किस आधार पर मेरा म्यूटेशन होगा। तो एक ही मुख्य बिंदु है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम भूमि से संबंधित सरकार के संबंधित विभाग के अभिलेख में अंकित है और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम अंकित कराना है तो इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी बताया जा चुका है। अब इस म्यूटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहले तो जमींदार लोग थे, जमींदार लोग लगान लेते थे रैयत से, किसान से। जमींदार लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करते थे तो जमींदार को मालूम रहता था कि मेरा रैयत कौन है, कितना लगान देता है। जब जमींदार के बदले सरकार आ गई तो सरकार के यहाँ भी रजिस्टर बना, सरकार को भी मालूम है कि कौन मेरा रैयत है, कितना लगान देता है। तो जो नाता मालिक और रैयत का हो गया, यानी कि लैंडलॉर्ड एंड रैयत, या लैंडलॉर्ड अंग्रेजी में कहे तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट। रैयत जो होता है, जो खेत जोतने वाला व्यक्ति है, वो टेनेंट कहलाता है, इसलिए कि उसका मालिक एक्चुअली लैंडलॉर्ड ही है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जब जमींदारी सिस्टम लागू हुआ उसी सिस्टम से तो जमींदार के जगह पर बिहार सरकार हो गया। तो सारी प्रॉपर्टी जो हम एज ए रैयत जोत रहे हैं उसका भी मालिकाना हक सचमुच में सरकार के पास जमींदारी सिस्टम के कानून के हिसाब से जमींदार के बदले में आ गया। लेकिन जमींदार हमको रैयत मान करके हमसे लगान लेता था और हमको जोतने के लिए आज़ादी दिया था। जो जमींदारी उन्मूलन के कानून के बाद वो मेरा रैयती हक पक्का हो गया, यानी परमानेंट हो गया, जो जन जन्मांतर तक चलेगा। तो उस हिसाब से हम रैयत हैं, हम भूमि जोतते हैं, हमारा कब्जा है, तो हम उसके मालिक हैं। लेकिन कानून के नज़र में हमारे ऊपर मालिक एक है, वो है बिहार सरकार। अब चूंकि मेरा रैयती राइट हो गया, रैयती हक मेरा प्राप्त हो गया, तो रैयत के रूप से हम कब्जा में रहेंगे, सरकार हमको हटा नहीं सकती। इसलिए समझिए पूर्ण रूप से हम मालिक होंगे, फुल फ्लेजेड ओनर हो गए। सिर्फ सरकार का जमींदार के जगह पर अब सरकार का हक ये है कि सरकार हमसे मालगुजारी ले, मालगुजारी नहीं देंगे तो कानून की प्रक्रिया। तो सरकार के लिए भी ये जानना जरूरी है कि मेरा कौन रैयत है।
सरकार उसी से मालगुजारी ले सकती है। अगर वो रैयत मर गया तो मरे हुए आदमी से मालगुजारी कैसे लेगा? अगर वो रैयत बेच के चला गया तो उससे सरकार कैसे मालगुजारी लेगी? अगर उसने किसी को बख्शिश कर दिया तो उससे कैसे मालगुजारी लेगी? अगर उसका जमीन नदी में डूब करके बह गया, जमीन है ही नहीं, खेती होती नहीं, तो उससे कैसे मालगुजारी लेगी? अगर उसका जमीन सरकार ने ही या किसी विभाग ने या प्राइवेट पार्टी ने एक्वायर कर लिया है और उस पर कुछ बना दिया है, उसके पास नहीं रहा, तो उसका लगान कैसे लेगी, उससे कैसे लेगी? तो ये सब प्रश्न खड़ा होता है। तो सरकार के लिए भी जरूरी है कि उसका रिकॉर्ड अप टू डेट रहे, यानी कि उसके रिकॉर्ड में आज के तारीख में उस भूमि का मालिकाना हक यानी कि स्वामित्व, राइट टू पजेस एज ए रैयत, यानी कि रैयती हक का वो मालिक है, जिसके पास पहुंच गया, चाहे उसका उपयोग वो खेती के लिए करे या बाद में उसमें मकान बना दे, दुकान बना दे, फैक्ट्री बना दे, बिजनेस करे, तालाब बना दे, बगीचा लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर एक ज़मीन एक समय में रैयती ज़मीन थी, खेती होती थी और उसका मालगुजारी लगता था और सरकार मालगुजारी लेती थी, तो सरकार उसी व्यक्ति से ले सकती है। और वो व्यक्ति अगर उसको हस्तांतरित कर दिया, किसी भी तरह से दूसरे को दे दिया, अगर वो मर गया तो उसके बाल बच्चे को आ गया, अगर बिक्री कर दिया तो जिसको बेचा उसको आ गया, अगर बख्शिश कर दिया तो जिसको बख्शिश किया उसको चला गया, यानी कि गिफ्ट, बख्शिश माने गिफ्ट या दान। अगर विल कर दिया, वसीयत से दे दिया और वो आदमी मर गया तो वसीयत से जिसको दिया, वसीयतदार जो था उसका हक हो गया। उसी तरह से बदलैन कर लिया, एक्सचेंज, तब बदलैन वाले को हो गया। अगर कोई इजारा भी करता है तो इजारा दखली में भी ये दोनों पार्टी में तय हो जाता है। जो इजारा लेता है और दखल में रहता है और जोतता है, तो इजारा देने वाला वो कहता है भाई आप जोत रहे हैं, आपको हम कब्जा दे दिए हैं, तो मालगुजारी भी आप दीजिएगा। तो ऐसा अगर तय हो जाता है तो उसके कागज़ में, इजारा के कागज़ में, यानी जिसको मॉर्गेज कहते हैं या रेहन भी कहते हैं या सूद भरना भी कहते हैं, तो कई तरह का मॉर्गेज होता है। उसमें एक होता है यूसुफ्रैक्सी मॉर्गेज, भोग बंधक जिसको कहते हैं, जिसमें कब्जा दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेहन दखली। तो उसमें जनरली जो दखल में रहता है, यानी कि मॉर्गेजी जो रेहन लेता है, उसको मालगुजारी देने का ज़्यादातर एग्रीमेंट लिखा रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। तो अगर वो भोग बंधक वाला व्यक्ति है, भोग बंधकदार है, तो उसको देना पड़ेगा। अगर कोई पट्टा दे दिया तो उसको देना पड़ेगा। अगर कोई ट्रस्ट बना करके कोई ट्रस्ट को दे दिया तो ट्रस्ट को देना पड़ेगा। कोई कंपनी को दे दिया तो कंपनी को देना पड़ेगा। कोई फर्म हो गया, पार्टनरशिप या और किसी तरह का फर्म बन गया, तो इस तरह से जहाँ भी एक व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के पास चला गया, या कानून के अंदर जिसको कि जुरिस्टिक पर्सन बोलते हैं, जो जैसे देवी देवता को कोई दे दिया। अगर कोई मेरी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, मैंने उसको दान में दे दिया, कोई मंदिर है, वहाँ कोई भगवान का मूर्ति है, वो भगवान के नाम से हम कोई भी हो सकते हैं देवी देवता में, उनके नाम से दे दिया, तो अब मेरा स्वामी तो ख़त्म हो गया, वो भगवान का स्वामी, उसके मालिक हो गए भगवान। मानिए कि राम जानकी मंदिर है, राम जानकी के नाम से दे दिया तो राम जानकी उसके स्वामी हो गए। राधा कृष्ण मंदिर है तो राधा कृष्ण उसके स्वामी हो गए। अब सरकार राधा कृष्ण से लेगी, लगान लेगी या माफ़ करेगी, इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो अब इसीलिए सरकार को जरूरत पड़ता है कि कौन आदमी अभी है जिससे कि हम मालगुजारी ले सकते हैं। अगर जो आदमी देने वाला है अब उसके पास अधिकार नहीं रहा, उसके कब्जा में नहीं रहा, वो किसी को हस्तांतरित कर दिया, चाहे किसी भी तरीका से उसके पास नहीं रहा, तब क्या होगा? तब सरकार को मालगुजारी नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से जस्ट उसका उल्टा सोचिए कि जो व्यक्ति खरीदा, यानी बैदार, खरीदार, परचेजर जिसको भेंडी भी कहते हैं, वो, या जिसको बख्शिश मिला उसको डोनी कहते हैं, दान प्राप्त करता, या जो इजारा लेने वाला है या पट्टा लेने वाला है, लेसी, या जो ट्रस्टी है या मॉर्गेजी है, ये व्यक्ति अगर चाहे कि हम मालगुजारी देंगे, अब मेरे नाम से रसीद कटे, चूँकि उसको भी प्रमाण कहीं देना पड़े, कभी ज़रूरत पड़े उसको लोन लेना पड़े या और कोई काम करना पड़े, या वो इजारादार कब्जा में है और उसको भी कुछ रुपया की जरूरत पड़े तो दर इजारा भी दूसरे को भी इजारा कर सकता है।
तो ऐसे स्थिति में उसको भी जरूरत पड़ता है कि हम अपना नाम चढ़ा ले, म्यूटेशन करा ले, नाम चढ़ा ले। तो इस अलग अलग परिस्थिति में जिस व्यक्ति को स्थानांतरित होकर संपत्ति मिलती है उसका अपना उत्तरदायित्व भी है और कर्तव्य भी है और उसकी जरूरत भी है कि हम अपना नाम सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। तो वो जो सरकार के हर रिकॉर्ड जिसमें म्यूटेशन आज के तारीख में होता है वो कहलाता है रजिस्टर 2, पंजी 2, उसमें दर्ज होता है। तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन पिटीशन फाइल करना पड़ता है। अब पिटीशन फाइल करेंगे तो सर म्यूटेशन केस रजिस्टर होता है। अब म्यूटेशन केस जब रजिस्टर होगा तो उसकी सूचना संबंधित रैयत को जाएगी। यानी कि अगर आपके पिताजी के नाम से है और आपने म्यूटेशन दिया है तो जिनका नाम जमा है वहाँ रिकॉर्ड में जमाबंदी रजिस्टर में या रिकॉर्ड रजिस्टर 2 में दर्ज है उसको बोलते हैं जमाबंदी रैयत। तो जमाबंदी रैयत को सूचना जाएगी और एक सूचना आम जनता को जाएगी और सूचना के आधार पर देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति किया है कि नहीं किया है और संबंधित क्षेत्र के कर्मचारी से प्रतिवेदन मांगा जाएगा कि ये जमीन रहती है, इनके कब्जा में है और इनको कैसे प्राप्त हुआ है। 3 मुख्य बिंदु है। आजकल बहुत सारा जाली फरेबी कार्रवाई भी होने लगा है, इसलिए 3-4 बिंदु और उसमें जोड़ा जाता है कि भूदान यज्ञ से संबंधित ये जमीन नहीं है, ये सरकार की जमीन नहीं है, यानी कि बकास नहीं है, गैरमजरूआ आम नहीं है, गैरमजरूआ मालिक नहीं है, इस पर कोई न्यायालय में केस लंबित नहीं है, ये भू अर्जन से मुक्त है, सीलिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं। इस तरह का बहुत सा रिपोर्ट मांगा जाता है। जब ये सरकारी तंत्र समझता है कि प्योर एंड सिंपल ट्रांसफर का मामला है, हस्तांतरण का मामला है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुआ है और रहती राइट है, तब वो म्यूटेशन योग्य माना जाता है। तब उस पर जो सक्षम पदाधिकारी हैं, जैसे आज के तारीख में अंचल अधिकारी, उस पर आदेश पारित करते हैं। अब रैयतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। अब उसका फॉर्म भी मिलता है, वो फॉर्म ऑनलाइन भर के दे दीजिएगा तो बन जाएगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा अगर कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रोसीजर तो वही है, कानून वही है और उसमें भी आदेश पारित करना पड़ता है, लेकिन सब अब कंप्यूटराइज है और प्रिंटेड फॉर्म बना दिया है, इससे सुविधा होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संपत्ति हस्तांतरण के लिए जो डॉक्यूमेंट से हम लोग हस्तांतरण की प्रक्रिया करते हैं उसके लिए अलग एक कानून है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसी में ये सब तरह के नेचर ऑफ ट्रांसफर जो बताए, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, उसकी चर्चा है, उसमें उसका प्रावधान बनाया गया है। ये सब लोग जो लीगल फील्ड के आदमी हैं, जो कानून से संबंधित लोग हैं, वकील, जज और जो कोर्ट कचहरी में काम करने वाले और कुछ प्रबुद्ध लोग भी या लॉ के विद्यार्थी, सभी लोग जानते हैं मोटे तौर पर इस कानून के बारे में। लेकिन अब जो गहन बात उसमें है, पुराने समय में डॉक्यूमेंट्स जो होता था वो सभी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होते थे और आज भी कभी कभी वैसा डॉक्यूमेंट आ जाता है। तब ये देखना पड़ता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी, कोई अचल संपत्ति जिसका की कीमत 100 रुपया या 100 रुपया से ज़्यादा हो, उसके हस्तांतरण के लिए कोई भी कागज दिखा गया हो तो उस कागज का निबंधन कराना अति आवश्यक है कानूनी तौर पर। अगर निबंधन नहीं हुआ है तो वो कागज से उसको राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट, हकियत उसको पास नहीं करेगा, वो उसका विधिवत मालिकाना हक उसको प्राप्त नहीं होगा। जिस व्यक्ति को लिखा जाएगा अनरजिस्टर्ड डीड से, उसको उर्दू में खिस्टा डीड भी बोलते हैं या खिस्टा केवाला, केवाला का मतलब सेल डीड बोलते हैं। तो खिस्टा सेल डीड भी पहले मिलता था देखने के लिए, खिस्टा गिफ्ट डीड भी मिलता था। कुछ लोग उसको
लोकल भाषा में उर्फी के वाला भी लिखते थे, कातिब लोग भी लिखते थे। तो अब तो कम मिलता है, पहले के ज़माना में ये सब ज़्यादा मिलता था, लेकिन कभी कभी केस मुकदमा में उस तरह का डॉक्यूमेंट आता है। उसके बारे में इस सर्वसाधारण को जानना जरूरी ये है कि 100 रुपया से ऊपर का अगर हो या 100 रुपया का हो, कोई अचल संपत्ति हो या भूमि अचल संपत्ति है, तो उसका बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर वैलिड नहीं। तो आज के तारीख में जो म्यूटेशन देखेगा जो पदाधिकारी, वो ये भी देखेगा कि आपका जो जिस आधार पर आप ट्रांसफर अपना दिखाते हैं कि हमने खरीदा है या हमको गिफ्ट मिला है या विल मिला है, तो आपको म्यूटेशन नहीं होगा। ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि आपको टाइटल ही नहीं हुआ है। तब देखना पड़ेगा कि आपका पोजीशन है कि नहीं और कोई आपत्ति है कि नहीं। तो जिस व्यक्ति ने अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया और जीवित है, वो आकर के अनापत्ति करता है, नो ऑब्जेक्शन देता है और आपका पोजीशन भी है, तो उसके सहमति से आपका म्यूटेशन हो जाएगा। अगर कोई कंटेस्ट कर देता है या विवाद करता है कि नहीं तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बिना रजिस्ट्री का है, तो इससे टाइटल नहीं होता है, तो आपका म्यूटेशन नहीं होगा। अगर ये विवाद करता है कि नहीं डॉक्यूमेंट तो सही है लेकिन इसका तो कब्जा कभी हुआ नहीं, कब्जा मेरा है, तो टाइटल भी चाहिए और पोजीशन भी चाहिए, कब्जा भी चाहिए और स्वत्व भी चाहिए म्यूटेशन के लिए, जो आवेदन देते हैं म्यूटेशन के लिए। तो जो आदमी ट्रांसफ़र करता है यानी कि जो हस्तांतरण करता है, उसके लिए किस लिए जरूरी है म्यूटेशन, और जो हस्तांतरण के द्वारा प्राप्त करता है उसके लिए, दोनों के लिए म्यूटेशन जरूरी है। एक आदमी जो संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दिया, वो अब भार मुक्त हो गया लगान देने से, तो भार मुक्त होने के लिए वो भी इच्छुक रहता है कि ठीक है मेरे यहाँ से हट जाए। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा का 100 रुपया मालगुजारी लगता है, हम 5 बीघा ज़मीन बेच दिए और हम अगर इन्फॉर्म नहीं किए पदाधिकारी को कि हम बेच दिया है, मेरे नाम से इसको काट करके अमुक व्यक्ति के नाम पर कर दिया जाए, या वो व्यक्ति जिसने खरीदा हमसे ज़मीन उसने म्यूटेशन का एप्लीकेशन नहीं दिया, तो मेरे ही नाम पर जमाबंदी चलता रहेगा 10 बीघा का और 100 रुपया हम ही को देना पड़ेगा। सरकार को कितनों कहेंगे तो वो नहीं मानेगी, कहीं नहीं आपके नाम से है, वो जो जिसको आप बेचे हैं उसको दिखाइए, उसको बुलाइए, उसको लाइए, अब उससे लेंगे। तो ये सब स्थिति है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को जब संपत्ति हस्तांतरण के द्वारा प्राप्त करता है तो उससे उसको म्यूटेशन कराने का उत्तरदायित्व होता है। और दूसरा रहा, ट्रांसफ़र का तो बहुत मोड हो गया, दूसरा है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार में अगर मोहम्मडन है तो उसका मोहम्मडन का कानून होगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का कानून होगा, हिंदू है तो हिंदू के कानून में उत्तराधिकार का। हिंदू में भी अगर दया भाग है, माने बंगाली लोग का, तो उसका अलग हिस्सा होता है, तरीका है उसका निकालने का। और यहाँ पर मिताक्षरा में होता है तो उसका अलग है। फिर मिताक्षरा में भी भेद है, बॉम्बे का अलग है, बनारस का अलग है, मिथिला का अलग है। तो संपत्ति के उत्तराधिकार में कहीं न कुछ न कुछ भिन्नता है। तो मोटे मोटे तौर पर जो सभी लोग के लिए सर्वमान्य है उत्तराधिकार का, वो पुराने कानून को सबको बराबर करके अब 1956 में जो उत्तराधिकार का कानून बना उसमें उसको समाप्त कर दिया गया। और अब उसके हिसाब से जिसका उत्तराधिकार, जैसे एक व्यक्ति मरा, किसान था, 10 बीघा ज़मीन थी, उसको 2 बेटा और 1 बेटी और 1 पत्नी थी, तो उत्तराधिकार कानून के हिसाब से सबका बराबर हिस्सा होगा। तो अगर म्यूटेशन करने के लिए कोई एक व्यक्ति पूरे ज़मीन का देगा तो दूसरा को अधिकार है कि ऑब्जेक्शन कर दे, तो अंचल अधिकारी को इसमें निर्णय देना पड़ेगा कि हाँ उत्तराधिकार कानून से आए हैं तो आपको इतना ही अधिकार होगा, इतना का म्यूटेशन होगा, और नहीं तो अगर सबकी सहमति है तो सबका एक साथ म्यूटेशन होगा। और अगर सब नहीं है, अगर बंटवारा का चार्ट बना लेते हैं आपस में, सहमति से चार्ट बना करके देते हैं कि हमको अलग अलग कर दिया जाए, तो अंचलाधिकारी को अधिकार है कि आपके चार्ट के हिसाब से वो अलग अलग आपको बना देंगे, म्यूटेशन कर देंगे। तो जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में आप उसको म्यूटेशन करा सकते हैं। अब रही बात कि शुरू में जैसा कि बताए थे कि कानून पहले नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो सबसे पहले लैंड लॉ के लिए जो बंगाल कोड बना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, उसके पहले रेगुलेशन था। फिर बंगाल सर्वे एक्ट बना 1875 में, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट बना
जो बाद में बिहार टेनेंसी एक्ट नाम पड़ा 1885 में। तो जैसे जैसे कानून भूमि के संबंधित बदलते गया, तो अंग्रेज सरकार को भी अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि उसको तो मेन रेवेन्यू से मतलब था, पैसा लाने से मतलब था, तो ज़्यादा पक्का रिकॉर्ड रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकेगा रैयतों से। तो उसने एक कानून लाया सबसे पहले। वो कानून का नाम था लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट 1896। और उस समय उस कानून के तहत अंग्रेजी डीएम हुआ करता था। तो एक रजिस्टर्ड डीएम अपने रखता था, और एसडीओ भी ज़्यादातर शुरू में अंग्रेजी होता था, बाद में हिंदुस्तानी लोग भी होने लगे। तो एसडीओ और डीएम के यहाँ वो रजिस्टर रहता था जिसमें एंट्री होता था। तो जमींदार का अलग रहता था, टेन्योर होल्डर जमींदार का एक साथ और रैयत लोग का एक साथ, अलग अलग 2 रजिस्टर रहता था। और एक व्यक्ति को बहाल किया था जिसका पदवी था रजिस्ट्रार ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का रजिस्ट्रार अलग से बना दिया था। रजिस्ट्री कचहरी में खरीद बिक्री जो आज आप देख रहे हैं, उस समय से अंग्रेज के ज़माना से उसी तरह से खरीद बिक्री रजिस्ट्री कचहरी। लेकिन रजिस्ट्री कचहरी में ये नहीं था कि वहाँ से कोई खबर कर देगा और म्यूटेशन हो जाएगा। जो व्यक्ति खरीदता था या जो बेचता था, दोनों का अधिकार था कि वो रजिस्ट्रार को नोटिस दे कि हाँ हमने इनको बेच दिया है, और तब उसका नाम कटता था, दूसरे का जुड़ता था। या जो खरीद लिया वो नोटिस दे कि हमने खरीद लिया, तो वो रजिस्ट्री कचहरी से वेरीफाई करके उसका नाम चढ़ाता था। तो ये चलते रहा। बाद में जब अंग्रेज जाने की तैयारी करने लगे, तो बीटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1934 में, और उसके पहले 1908 में छोटा नागपुर के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। ये दोनों में कुछ प्रोविजन बनाया गया जो कि लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट के प्रोविजन थे। उसमें जो प्रावधान था उसको इसमें भी लाया गया। लेकिन उस समय तो जमींदारी सिस्टम ही था, तो जमींदार लोग रैयत का वो रखने लगे, क्योंकि सारा राइट तो जमींदार को था। तो वो अपना रजिस्टर बना लिया, जिसको लग्गित रजिस्टर या जमाबंदी रजिस्टर कहते हैं। इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो वो लोग मेंटेन करने लगे। अब तब्दीली आया कब? जब 1950 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और जमींदारी का संपूर्ण उन्मूलन हो गया। तब अंचल कार्यालय बना, अंचल अधिकारी का बहाली हुआ। तब वो पुराना कानून तो समाप्त हो गया। वो अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाए हुए था। तो ये नया व्यवस्था में सरकार ने पहले बुझारत की प्रक्रिया अपनाई। बुझारत के बारे में बता चुके हैं पहले भी। बुझना माने समझना, बुझना, जांच परख करना, और उसको बुझने की प्रक्रिया को बुझारत कहा जाता है। तो हर वहाँ पर सीओ के साथ साथ कर्मचारी का बहाली हुआ। तो कर्मचारी लोग फील्ड पर, यानी कि खेत पर, हर गांव में जा के अपने अपने हल्का में पूछते थे, इंक्वायरी करते थे किसका ज़मीन है, कौन जोत रहा है, उसका बाप का नाम क्या है, परिवार में क्या है, ये सब कितना दिन से जोत रहा है, कैसे इसको मिला है, वो सब नोट करता था। तो जिस बही में नोट करता था उसी को फील्ड बुझारत रजिस्टर बोलते हैं। तो उसका कोई उस समय कानून नहीं था, इसलिए वो कानूनी मान्यता उस रजिस्टर की नहीं है। वो साक्ष्य के रूप में, कानूनी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में मान्य नहीं है, लेकिन जानने समझने के लिए आज भी कहीं कहीं अवेलेबल है और कोर्ट में कभी कभी आता भी है। तो उसका महत्व दूसरे पर्पज से हो सकता है कि उस समय स्थिति क्या थी जानने के लिए, लेकिन उसका वैधानिक पक्ष कुछ नहीं है। तो वो फेल कर गया। उस सरकार का प्रोग्राम था कि हम इसको फिर से खतियान का भी सब एंट्री कर लेंगे और रजिस्टर में भी सब एंट्री कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ। तब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जिसको शासनिक प्रशासनिक आदेश कहते हैं, सर्कुलर इशू किया। वो सर्कुलर इशू किया, हर अंचल को दिया गया कि आप कैसे कैसे म्यूटेशन का काम करेंगे। वो अंचल अधिकारी को दिया गया, और उससे अगर गलती हो, कोई बात विरोध करना चाहे उसका, उस जजमेंट के विरुद्ध, तो अपील का पावर डीसीएलआर को दिया गया। ये 1950 से लेके 1961 तक की स्थिति यही रही।
और उसको एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, और उसी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ये म्यूटेशन की प्रक्रिया होने लगी। फिर 61 के बाद जब तक अगला कानून नहीं बना म्यूटेशन एक्ट, तब तक उसमें और कुछ प्रावधान जोड़ा गया, कई तरह का प्रावधान जोड़ा गया, उस प्रक्रिया को और सुगम और व्यवहारिक और दायरा बढ़ाया गया। कहा कि उसके बाद सरकार को बहुत सा डेवलपमेंट काम करना था, लैंड एक्वायर करना था, कुछ भूदान याग से संबंधित मामला आता था, तो कोई लैंड सीलिंग आ गया 1961 में, तो सरप्लस लैंड हो गया, फिर उसका सेटलमेंट होने लगा, पर्चा इशू होने लगा, तो बहुत तरह का जो सुधार होने लगा भूमि कानून में। अब कई नए कानून बनने लगे, फिर चकबंदी की कार्रवाई शुरू होगी, चकबंदी का कानून भी 1950 में बना। तो इस तरह से सब कानूनों को मद्देनजर रखते हुए उसका फिर रेवेन्यू का रिवीजन सर्वे 63, 64, 65 इस साल में शुरू हो गया। तो इंस्ट्रक्शंस को एलाबोरेट किया गया जब तक कि दूसरा एक्ट नहीं बना। तो ये तो हुआ पहले की प्रक्रिया किस प्रकार होती थी, लेकिन मूल रूप से आज का लेक्चर इतना ही तक कन्फाइंड है कि म्यूटेशन कब होता है, कैसे होता है और क्यों आवश्यक है। आवश्यक क्यों है ये बता चुके हैं। कब होता है, जब तक कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अगर उत्तराधिकार में है तो जो व्यक्ति के पास है भूमि और वही उसका मालिक है, उसका देहांत होगा तब उत्तराधिकार में प्राप्त होगा। या तो जीवित व्यक्ति से हस्तांतरित होकर ट्रांसफ़र होकर दूसरे व्यक्ति के पास जाए, जीवित व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति जैसे फर्म, ट्रस्ट, जिसको जुरिस्टिक बॉडी बोलते हैं, देवी देवता, इस तरह का जो हो, तो प्रक्रिया मुख्य रूप से है। उसके अलावे है कोई सिविल कोर्ट में केस चला, जजमेंट हो गया, डिक्री हो गई, जिस पार्टी के पक्ष में हो गया उसका पहले से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से था रजिस्टर में नाम, तो उस डिग्री और जजमेंट के आधार पर उसका फिर म्यूटेशन हो सकता है। उसी तरह से लैंड एक्विजिशन अगर हो गया और लैंड एक्विजिशन का अवार्ड बना, तो लैंड एक्विजिशन बहुत तरह के पर्पस के लिए होता है। तो लैंड सरकार ने एक्वायर किया जिसके लिए, तो वो व्यक्ति भी अपना आवेदन करके अपना नाम चढ़ा सकता है, और जिसका लैंड एक्विजिशन में ज़मीन चला गया वो इस बात का आवेदन कर सकता है कि मेरे रजिस्टर से इसका नाम हटा दीजिए, तो उन्हें उसमें भी म्यूटेशन होगा, ये भी म्यूटेशन होगा। लेकिन जनरली जो हटाने की प्रक्रिया है वो तब तक नहीं होती है जब तक कि जिसके नाम में जाएगा प्रॉपर्टी किसी भी कानूनी प्रक्रिया से वो व्यक्ति भी नहीं आता है। वैसे स्थिति में उसको नोटिस दिया जाएगा, वो आएगा, और जब पाया जाएगा कि सही है तो हस्तांतरण किसी भी प्रकार से हो, हस्तांतरण होना चाहिए, या मूल रैयत जो है, जमाबंदी रैयत है, उसका देहांत के बाद उसका जो वैधानिक प्रक्रिया है जिस कानून के तहत वो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जिसका अलग अलग उत्तराधिकार कानून रहा था पहले, और अब तो एक ही कानून है 1956 एक्ट है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके हिसाब से जिसका जितना हक पहुंचता है उतना के लिए उत्तराधिकारी है। अगर विवाद होगा तो उसका हक जितना तक पहुंचता है उतना तक म्यूटेशन हो सकता है, नहीं तो संयुक्त रूप से म्यूटेशन होगा। लेकिन म्यूटेशन के पदाधिकारी यानी अंचल अधिकारी को स्वत्व के बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पर सहमति से होगा तो अलग अलग 4, 5, 10 जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग कर सकता है, एक ही आदेश में अलग अलग हो सकता है जमीन के हिस्सा और कब्जा के हिसाब से। तो मुख्य रूप से जो हस्तांतरण का दस्तावेज है यानी कि ट्रांसफर डीड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कानूनन वैलिड होना चाहिए, और दूसरा जिस व्यक्ति का एप्लीकेशन है म्यूटेशन का उसका पजेशन भी होना चाहिए। तो म्यूटेशन के लिए 2 आवश्यक तत्व है, टाइटिल एंड पजेशन। हालांकि डिस्प्यूट होता है तो म्यूटेशन कोर्ट को आजकल उसको कोर्ट की मान्यता मिल गई है, चूंकि अभी नया कानून आ गया है म्यूटेशन एक्ट, तो उसको रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता है। रेवेन्यू कोर्ट को सिविल कोर्ट के तरफ पावर है, लेकिन टाइटिल डिसाइड करने का पावर नहीं है।
प्राइमा फेसी वो देख सकता है, प्रथम दृष्टिकोण में देखेगा कि इनका टाइटल बनता है कि नहीं बनता है। अगर विवाद हो गया तो वो भी कह सकता है कि जटिल टाइटल का मामला है, स्वत्व का मामला है, ये विवाद मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, आप उचित न्यायालय में जाके इसका निराकरण करा लें, ऐसा भी आदेश कर सकता है और ऐसा आदेश होता है। तो आज के लेक्चर में उसको समअप करने के लिए इस टॉपिक पर इतना ही काफ़ी है कि म्यूटेशन की आवश्यकता दोनों को है। जिस व्यक्ति का संपत्ति दूसरे के पास चला गया वो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व यानी कि लगान देने का, कर देने का, रेंट देने का जो उत्तरदायित्व था उससे वो विमुक्ति चाहता है, और जिसको प्राप्त हुई संपत्ति वो अपना नाम अंकित करा करके अपनी पहचान रैयत के रूप में सरकार के रिकॉर्ड में दिखाना चाहता है, और वो अपनी संपत्ति पर मेरा मालिकाना हक है और मैं ही इसका कब्जा दखल में हूँ और मैं सरकार को लगान देता हूँ, इसको संपुष्ट करने के लिए भी उसकी म्यूटेशन कर सकता है, ताकि बाद में बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए से उसको फिर ज़मीन बेचना होगा तो उस समय भी उसका नाम चाहिए म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसको बैंक से लोन लेना होगा तो उस समय भी उसको चाहिए कि मेरा म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, रसीद की मांग होता। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में उसको बाद में जरूरत है। तो ये ज़रूरी है और उसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। किन हालात में होगा वैधानिक पक्ष का आज हमने सविस्तार आप लोगों को बताया है। अब अगले लेक्चर में फिर बताएंगे पहला एक्ट के बारे में और उसका क्या इफेक्ट था, और उसके बाद फिर जो अभी नया एक्ट बना है उसके बारे में बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।